अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, दो तीन अहम मामलात पर बात होगी। पहले तो ये बताएंगे आपको कि मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत ने एक बड़ा यू टर्न लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस यू टर्न का आखिर मकसद क्या है और इसके लिए हुकूमत ने क्या ए, बी और सी प्लान तैयार कर रखे हैं और क्या ये दर हकीकत वाकई इमरान खान की कामयाबी है या नाकामी, इसके हवाले से बात होगी। साथ ही साथ बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे भारत के हवाले से, जहां पर काफ़ी कंट्रोवर्सीज एज एक्सपेक्टेड जनरेट हुई हैं और उस पर मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं हर तरह के, तो उसके हवाले से भी बात होगी। क्या उनकी इज्जत अफजाई हुई या उनके साथ तौहीन-आमेज़ सलूक किया गया, और अगर किया गया तो इसका जिम्मेदार कौन है, इस पर भी बात करेंगे खुल के। और आगे चलकर बात करेंगे कुछ कि क्या ओवरऑल सिचुएशन है और क्या आगे होने जा रहा है। सबसे पहले तो ज़रा ये बात हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या सूरत हाल। पहले मैं माजरत कर लूँ, आज थोड़ी मेरी आवाज़ ख़राब है तो शायद आपको सुनने में भी कुछ दिक्कत का सामना हो, जैसे मुझे बोलने में कुछ दिक्कत का सामना है। तो सूरत हाल ये कि जनाब, जब डायलॉग्स मुनक़िद किए गए, मुज़ाकरात हुए, तो PTI और PDM दोनों की जानिब से जो बाद में मीडिया टॉक्स हुई उसमें यह बताया गया कि किसी डेट पर इत्तेफाक नहीं हो सका, और यही वो बुनियादी काम था जिसको करने के लिए दोनों बैठे थे कि इलेक्शन के लिए तमाम सूबों में और पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन के लिए किसी एक डेट पर इत्तेफाक कर लिया जाए। तो ये काम तो हो नहीं सका, तो मतलब ये कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए। और हुकूमत ने भी आकर यही बात की कि जनाब, ये तो PTI भी चाहती है कि सारे मुल्क में एक साथ इंतखाब हो जाए, लेकिन हमारा इस बात पर इत्तेफाक नहीं हो सका कि डेट क्या हो, हम जल्दी इलेक्शंस करवा नहीं सकते। और PTI ने भी यही कहा कि जनाब, ये अपने मामले में लचक नहीं उस तरह से दिखा रहे, तो इसलिए हम भी सुप्रीम कोर्ट में ये इस्तदा लेकर जा रहे हैं कि जनाब, आपके एडवाइस के मुताबिक हमने मुज़ाकरात तो किए लेकिन कामयाब नहीं हुए, और अब आप 14 मई का जो आपका हुक्म है पंजाब में इलेक्शन कराने का, उस पर अमल दरामद करवाएं। यही सारी सूरत हाल तयशुदा थी। और बिल्कुल जिस तरह से PTI ने कहा, उन्होंने अपने कहे कि ऐन मुताबिक जाकर सुप्रीम कोर्ट में रिटर्न तौर पर यही मौक़िफ़ जमा करा दिया। लेकिन हुकूमत ने यहाँ पर एक खेल खेला, उन्होंने एक यहाँ पर डबल गेम करने की कोशिश की। उन्होंने यकायक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एन हियरिंग से चंद घंटे पहले ये मौक़िफ़ जमा कराया कि जनाब, हमारे मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए हैं और हम तो बिल्कुल इत्तफाक के करीब बैठे हुए हैं, बस हमारा तो नतीजा आया ही खड़ा है। यानी हम इस बात पर मुत्तफ़िक हो गए हैं कि हम क़ब्ल अज़ वक्त असेंबलीज तहलील कर देंगे और फिर यूँ पंजाब, KP, सिंध, बलोचिस्तान और कौमी असम्बली में गोया पूरे पाकिस्तान में एक साथ ही इंतखाब हो जाएगा। और हम तो बिल्कुल इसके बिल्कुल उसूली मौक़िफ़ पे PTI के साथ इत्तफाक करते हैं। हाँ, अलबत्ता जो डेट है उसके हवाले से अब हम मज़ीद कुछ बातचीत करने के लिए तैयार हैं और हम PTI के साथ दोबारा भी बैठ जाएंगे और हम एक जनाब डेट भी तय कर लेंगे। तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बड़ी गुडी गुडी रिपोर्ट जो है वो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी। कुछ लोग इसको देखकर बड़े मुतासिर हो गए कि यार, ये तो ज़बरदस्त काम हो गया, यकायक के हुकूमत ने अचानक से इस बात पर आमादा हो गई है, आमादगी जाहिर कर दी कि हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि असल में हुकूमत का मकसद क्या था और इसके पीछे पूरी प्लानिंग क्या थी। क्या वाकई इतना आसान था? अगर यही काम करना होता तो फिर जब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हुए थे तो तभी हुकूमत कह देती कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, और जो डेट होती उससे कोई आगे पीछे 2-4 दिन आगे पीछे करके डेट भी तय कर लेते। फिर उस वक्त क्यों बेनतीजा उठे थे? और फिर अगर हुकूमत ने यही करना होता, इसी बात पर अगर इत्तिफाक करना होता, तो फिर उसे सुप्रीम कोर्ट के साथ इतना तसादुम बर्पा करने की आखिर ज़रूरत क्या थी? फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना अटैक करने की ज़रूरत क्या थी? फिर इतनी आइन शिकनियाँ करने की ज़रूरत क्या थी? फिर इतने इंसानी हुकूक पामाल करने की ज़रूरत क्या थी? फिर इस तरह से अदलिया के सामने खड़े करने को पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या थी? फिर इस तरह से पूरी अदलिया को तकसीम करने की जो साजिश रचाई गई उसकी ज़रूरत क्या थी? ये सब ज़रूरत ही इसलिए थी कि इलेक्शन बर वक्त नहीं होने चाहिए, और इसीलिए हुकूमत ने ये सब किया। तो फिर अगर हुकूमत ने इतनी आसानी से ही मानना था तो फिर क्या वजह थी कि हुकूमत ने ये सब कुछ किया? तो मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि असल में हुकूमत ने ना मानना था और ना हुकूमत मानी है, ये सिर्फ एक चाल है। ये चाल कैसे है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्यूअर्स देखिए, हुकूमत ने ये कहा है मुज़ाकरात में बैठकर PTI के साथ कि जनाब हम बजट पेश कर लें तो फिर उसके बाद हम असेंबलीज तहलील कर लेते हैं।
अब ज़रा आप कुछ डेट्स के ऊपर आ जाएं। जून में आमतौर पर बजट पेश किया जाता है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि अगर हम जून में बजट पेश कर लेते हैं तो जुलाई के आखिर में जाकर हम असेंबलीज़ तहलील कर देंगे। अब आपको पता है कि हुकूमत कितने दिन पहले असेंबलीज़ तहलील करना चाहती है? ये सिर्फ चंद दिन पहले का वक्त बनता है। यानी जो ड्यू डेट है असेंबली के तहलील होने की, जिसमें असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी, वो है 12 अगस्त 2023। जी हाँ, 12 अगस्त 2023 को इस कौमी असेंबली की मुद्दत पूरी हो जाएगी और उसके बाद यह कौमी असेंबली अज़ खुद तहलील हो जाएगी। और आइन के मुताबिक जब असेंबली अज़ खुद तहलील होती है, यानी अपनी मुद्दत मुकम्मल करके तहलील होती है, तो मैक्सिमम 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने होते हैं। हुकूमत अब ये चाल चल रही थी कि अगर हम एक तरफ पीटीआई से ये भी कह लें कि हाँ हम मान गए, तो हम अदालत को भी राम कर लेंगे कि जनाब देखिए हमारा इत्तेफाक हो गया है। और अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली हुकूमत उसी डेट को ही असेंबली तहलील करने पर रजामंद हो रही है जो उसकी आम तौर पर वैसे भी ड्यू डेट बनती है। यानी अगर 12 अगस्त को असेंबली तहलील हो रही है और हुकूमत कहती है कि जनाब हम 25 जुलाई को असेंबली तहलील खुद कर देंगे, तो फिर फ़र्क कितना रह गया है? यानी 2-3 हफ्ते अगर पहले आप असेंबली तहलील कर भी देते हैं तो इससे कौन सा कोई ख़ास फ़र्क पड़ जाना है? तो बुनियादी तौर पर यही गेम हुकूमत ने खेलने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश ये की कि जनाब किसी तरह जुलाई में असेंबली तहलील करने के ऊपर पीटीआई को रजामंद कर लें और हुकूमत फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब जमा करा देगी। इस तरह नाअहली भी बच जाएगी। हुकूमत के ऊपर अगर कोई एक्शन लेना चाहेगी सुप्रीम कोर्ट तो वो भी नहीं ले सकेगी, क्योंकि जब सियासी जमातें इत्तेफाक कर लेंगी तो फिर अदालत भी अपने फैसले से पीछे हट जाएगी। ये इनकी प्लानिंग थी। लेकिन पीटीआई को इस बात का अंदाज़ा था कि इनके साथ ये जुलाई वाली जो गेम है इसका मकसद क्या है। पीटीआई ने इसीलिए इस बात पर ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर यह शर्त रखी थी कि अगर हुकूमत चाहती है कि एक दिन ही इलेक्शन हो और 14 मई का जो फैसला है उसके ऊपर नरमी हो हमारी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, तो फिर 14 मई या इससे पहले ही असेंबली तहलील कर दें। पीटीआई ये इसलिए कह रही थी कि अगर मई में ही असम्बलियाँ तहलील हो जाएँ तो उस सूरत में जून का महीना, मई का महीना और उसके बाद जुलाई में कहीं जाकर अगर शुरू में बिल्कुल हो जाते हैं इलेक्शन, तो फिर नई आने वाली जो हुकूमत है वो आके जुलाई के शुरू में भी बजट पेश कर सकती है। और अगर बहुत ज़रूरी हो तो निगरान हुकूमत बजट पेश कर दे। बजट पेश करने के लिए पूरे मामले को डिले ना किया जाए। पीटीआई की ये कोशिश थी कि किसी भी तरह जुलाई में मैक्सिमम इलेक्शन करवा लिए जाएँ, जबकि हुकूमत की कोशिश ये थी कि जुलाई तक इस असेंबली को खींच लिया जाए, क्योंकि वैसे ही अगस्त में असेंबली की मुद्दत पूरी हो रही है। इसमें जो हुकूमत की दूसरी 2 नंबरी थी, जो प्लान बी था, वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। वो ये है कि अगर अज खुद असेंबली तहलील होती है तो उस सूरत में 60 दिन में इलेक्शन होना है, और अगर कोई असेंबली पहले अपनी मुद्दत से तहलील होती है तो मैक्सिमम 90 दिन में भी इलेक्शन हो सकते हैं। हुकूमत की चाल ये भी थी कि अगर हम 25 जुलाई को असेंबली तहलील कर दें या इसी तरह जुलाई के किसी आखिरी हफ्ते में असेंबली तहलील कर दें तो इस सूरत में हमें 90 दिन का वक्त मिल जाएगा। तो देखा जाए तो ये बात फिर जाके अक्टूबर में ही जाएगी, यानी वही डेट जो हुकूमत अपने जहन में बना चुकी है और इलेक्शन कमीशन के थ्रू अनाउंस भी करवा चुकी है, ये फिर वही डेट बन जाती है। क्योंकि अगर अज खुद नहीं होगी तो 60 दिन की पाबंदी नहीं होगी, बल्कि 90 दिन का मार्जिन मिल जाएगा, तो बात फिर वहीं आ जाएगी। हुकूमत दोनों तरफ से खेल रही थी कि पसंद की तारीख पर यानी अक्टूबर में ही इलेक्शन भी हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी जान छूट जाएगी। लेकिन पीटीआई ने यहाँ पर जो मौक़िफ़ अपनाया कि जनाब मई से पहले ही आप असेंबली तहलील कर दें, तो वहाँ पर फिर इस मामले पर बात आगे नहीं बढ़ सकी। इस पर हुकूमत ने अपना प्लान सी खेला है, यानी वही हुकूमत जो बाहर आकर इतना शोर मचाती है और अदलिया पर हमले करती है, उन्होंने अदालत में जाकर बिल्कुल नरमी दिखाते हुए अदलिया के साथ बगैर किसी महाजराई और लड़ाई करते हुए, बगैर किसी जंगो जदल के ये जाके कहा कि जनाब हम तो तैयार हैं बातचीत के लिए भी, हम तो करीब भी हैं, और इसका मकसद यही है कि मज़ीद टाइम लिया जा सके। अदालत से मज़ीद टाइम लेकर हम ये कोशिश करेंगे कि हम आगे फिर किसी तरह मज़ीद इंगेज कर लें पीटीआई को बातचीत के लिए, और फिर इस तरह अदालत के फैसले पर यानी 14 मई तो वैसे ही गुजर जाएगा, तो फिर वो टाइम बाउंड भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर हम जितना दिल करेगा इस बात को लिंगर ऑन कर लेंगे। ये सारी पेशरफ्त के दौरान हुकूमत का ये भी ख्याल था कि अगर फिर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोई सख्ती दिखाने की कोशिश की तो फिर उसके लिए भी बंदोबस्त तैयार किया जा रहा था। वो बंदोबस्त क्या था, मैं वो आपको बता देती हूँ। हुकूमत के जो मुख्तलिफ मुआविनीन खुसूसी हैं, ख़ास तौर पर इरफान कादिर साहब बड़े खुलेआम ये कहते फिर रहे हैं कि अगर किसी चीफ जस्टिस को एक नोटिफिकेशन के ज़रिए
बहाल किया जा सकता है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कुर्सी पर बिठाया जा सकता है, तो फिर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए उसे कुर्सी से हटाया भी जा सकता है। वो रेफरेंस दे रहे थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का कि जिन्हें एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए यूसुफ रजा गिलानी जो उस वक्त के वजीर आजम थे उन्होंने बहाल किया था। तो इरफान कादिर साहब और बहुत सारे दीगर मुआविनीन खुसूसी वकला ये मशवरा दे रहे हैं कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 14 मई के फैसले के बाद कोई कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं तो इस सूरत में उनको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए और उसमें जवाज यही तराशा जाएगा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ऐसा मुमकिन है। साथ ही साथ ये भी प्लान रखा है कि अगर इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को अदलिया बजाते खुद चैलेंज कर दे या स्टे कर दे या इसके ऊपर कोई केस बना ले तो उस सूरत में भी चीफ जस्टिस जो आइंदा के हैं यानी काजी फायज ईसा वो ओहदे पर बैठ चुके होंगे और अगर वो काजी फायज ईसा साहब अपने तौर पर इस केस को सुनने में कोई बेंच भी बनाते हैं तो उस सूरत में भी हुकूमत को ही फ़ायदा पहुंचने का इम्कान है, क्योंकि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जजेस में इस हवाले से एक बहरहाल वाज़े तकसीम मौजूद है। तो ये इनकी सारी एक बी प्लानिंग है कि अगर चीफ जस्टिस नहीं टलते तो फिर उनको दूसरे तरीके से कैसे टाला जाएगा। अब सारा बोझ आ गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर, जिन्होंने समाअत के दौरान तो ये कहा कि हम फैसले पर मौजूद हैं, हमें मुज़ाकरात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो सिर्फ देख रहे हैं कि अगर बात आपस में हो गई सेटल तो ठीक है, वरना हम तो फिर अपना अमल दरामद करवाएंगे। लेकिन हकीकत यही है कि 14 मई के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा और ना ही होता नजर आ रहा है। और उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट किसी कार्रवाई की मुतहम्मिल हो सकती है? माजरत के साथ मुझे तो ये भी नज़र नहीं आ रहा। जब आप 14 मई को इलेक्शन नहीं करवा पाए तो फिर आप चलती हुकूमत को घर कैसे भेजेंगे? क्योंकि ये सारा सिस्टम बशमूल इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त हुकूमत के पीछे खड़ी है, उसके बिल्कुल महफूज हाथों में है। यही वजह है कि वो इतनी आंखें दिखा रही है आपको। तो चीफ जस्टिस साहब को ऐसा लग रहा है कि बेशक वो चाहते ज़रूर हों आइन और कानून की अमलदारी, लेकिन एक कमज़ोर किस्म के सिस्टम के सामने, ऐसा सिस्टम जो अपना फैसला इस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहा और ऐसा सिस्टम जो इस वक्त उनके खिलाफ खड़ा है, ये बज़ाहिर हमें मुश्किल नज़र आ रहा है। देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर क्या होगा, लेकिन इस पर जो गेम है वो बड़ी ओपनली अब सामने आ चुकी है कि हुकूमत ने ये यू टर्न क्यों लिया। अब आ जाते हैं जी बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे भारत के ऊपर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए इंडिया के शहर गोवा जाना था। तो इससे पहले ही उन पर तनकीद शुरू हो गई थी कि जब पाकिस्तान भारत के साथ कोई फॉर्मल किसी किस्म की भी निगोशिएशंस में नहीं है तो फिर उनको भी ये दौरा नहीं करना चाहिए। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का ख्याल था कि नहीं, उन्हें ये दौरा करना चाहिए और पाकिस्तान को किसी भी आइसोलेशन में नहीं रहना चाहिए। वहाँ पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोग आएंगे, पाकिस्तान को चाहिए कि उसमें शिरकत करे और अपना मौक़िफ़ सबके सामने रखे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसमें जाने को ही तरजीह दी, जबकि दूसरी तरफ मुख्तलिफ लोग इस पर तनकीद ज़रूर कर रहे थे कि उन्हें ना जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता, पाकिस्तान में होने वाली मुख्तलिफ कोई भी चाहे वो खेल के इवेंट्स हों या कोई सियासी इवेंट्स हों, इंडिया पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए उसमें शिरकत नहीं करता, तो फिर पाकिस्तान उनके साथ मिलने के लिए या उनके मुल्क में जाने के लिए क्यों बेताब है। तो ये एक तनकीद बहरहाल हो रही थी, बिलावल भुट्टो का इस पर अपना मौक़िफ़ था, वो चले गए। जब वो वहाँ गए तो हमने देखा एक मंजर जिसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी, वो ये कि जयशंकर साहब जो कि इंडिया के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शिरकत के लिए आ रहे थे समिट में तो उनसे हाथ नहीं मिलाया, बल्कि दूर से ही उन्हें जिस तरह से एक हाथ जोड़कर सलाम किया जाता है, नमस्ते किया जाता है, तो वही उनका इशारा था। और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी कोल्ड सी थी, यानी कोई गर्मजोशी नहीं थी और ना उन्होंने कोई बहुत खुशी से वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया, ना उन्हें कोई वार्म वेलकम दिया। इवन उन्हें वहाँ पर रिसीव करने के लिए भी कोई ख़ास शख्स नहीं आया था जब वो वहाँ इंडिया पहुँचे ही थे। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुस्कुराते हुए आगे निकल लिए और उसके बाद उन्होंने बहरहाल शिरकत की और उसका अपना मौक़िफ़ भी वहाँ पर रखा। बिलावल भुट्टो जरदारी की दौरे के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं और उनकी जो भी उसमें स्टांस है, जो उनके वहाँ पे मामलात रहे, उस पर भी तनकीद हो सकती है, लेकिन उन्होंने बहरहाल एक मौक़िफ़ वहाँ पर सबके सामने बैठकर ज़रूर दिया, जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर जो मौक़िफ़ है वो 5 अगस्त 2019 से पहले वाला है, यानी हम अभी तक वहीं खड़े हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही कश्मीर का इशू रिजॉल्व होना चाहिए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और कश्मीर के ख़िलाफ़ जो भारत ने 5 अगस्त का इक़दाम किया वो बिल्कुल यकतरफ़ा इक़दाम था, उसको हम नहीं मानते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सबके सामने ये मौक़िफ़ वाज़े तौर पर रख दिया। लेकिन अब सवाल क्या पैदा होता है? सवाल ये पैदा होता है कि फिर जयशंकर ने उनके साथ क्या किया।
उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपना मौक़िफ़ देते हुए ये कहा कि बिलावल के साथ गोवा में वही सलूक किया गया, इस समिट में वही सलूक किया गया जो दहशतगर्दों को प्रमोट करने वाले एक सन्नतकार मुल्क के तर्जुमान के साथ किया जाना चाहिए। यानी उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का फ़रोग देने वाला एक मुल्क करार देते हुए ये कहा और इस बात को तस्लीम किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हद तक आमेज सलूक किया गया है। और उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि वो समझते हैं कि दहशतगर्दों के साथ दहशतगर्दी के ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। उनके ये रिमार्क्स इंतहाई सख्त और सिफारतकारी के आदाब के खिलाफ हैं, जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान सीख पा हो गया। और चाहे अब कोई बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑपोजिशन में हो, चाहे उनकी हुकूमत में हो, बात यह कि बिलावल भुट्टो जरदारी उस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे और अगर पाकिस्तान की कोई बेइज्जती करेगा तो भले पाकिस्तान में हम ऑपोजिशन में हो या फिर हुकूमत में, ये बात किसी भी पाकिस्तानी को अच्छी नहीं लग सकती। लेकिन इस पर अब 2-3 सवाल भी हैं कि क्या ये मौका खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडिया को नहीं दे दिया कि वो उनके ऊपर आकर उनके साथ इस तरह हद तक आमेज सलूक करता। बिलावल भुट्टो जरदारी अगर जाते ही ना तो उससे क्या फ़र्क पड़ता। असल बात यह है कि जब आप कमज़ोर पोजीशन पर होते हैं, और पाकिस्तान इस वक्त कमज़ोर पोजीशन पर है, हाँ, एक ऐसा मुल्क जो डिफ़ॉल्ट के धाने पर खड़ा है, जो एक सिक्योरिटी स्टेट बना हुआ है, एक ऐसा मुल्क जो अपने लोगों की बाहर इज्जत नहीं करवा सकता, पाकिस्तान के पासपोर्ट की उस तरह से बाहर इज्जत नहीं है, तो आप क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ आप जाएंगे तो लोग आपको हाथों हाथ लेंगे। जब आप खुद अपने मुल्क के साथ ये सब कर रहे हैं जहाँ पर उसको पहुँचा दिया है, तो उसके बाद बाहर के लोग आपकी क्या इज्जत करेंगे। क्या हम कश्मीर में आज कोई सख्त स्टांस लेने के मुतहम्मिल हैं? क्या हम इस काबिल हैं कि इस कश्मीर के ऊपर कोई सख्त स्टांस लें? हमारे पास तो जो अपना पाकिस्तान है वो संभाला नहीं जा रहा आपसे, आप कश्मीर की किस मुंह से बात करेंगे वहाँ जाकर। कश्मीर में जो इंडिया कर रहा है वो गलत है, हम उसको कंडेम करते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान को आप लोगों ने इस काबिल छोड़ा है कि आप बाहर जाकर कोई बात करें तो आपके मौक़िफ़ का कोई वज़न भी करे, कोई आपकी बात को इम्पोर्टेंस भी दे। तो आपके साथ वही हुआ है जो गरीब मुल्कों के साथ होता है। आपके साथ वही हुआ है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि आप जो भी कोई मांगने वाला फ़कीर मुल्क हो उसके साथ होगा। हम अल्लाह का शुक्र है ऐसा मुल्क थे नहीं, लेकिन इस क़यादत ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है कि आज हमारी पाकिस्तान की ये इज़्ज़त है बाहर, और भारत जो है वो हमारे साथ ये सलूक कर रहा है। तो अगर हम दूसरे को गलत कह रहे हैं तो उससे पहले हमें अपने गिरेबान को भी देखना पड़ेगा कि हमारी गलतियां कहाँ पर हैं, उसके बाद ही हम बात कर सकते हैं। हम बिलावल भुट्टो जरदारी वापस आकर भले जो मर्जी कहें कि जी RSS का ये नज़रिया है, वहाँ पे हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, लेकिन अपने मुल्क में बैठकर आप जितनी मर्जी गालियाँ दें, सवाल ये पैदा होता है कि क्या वहाँ जाकर आपका मकसद पूरा हो गया। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।